देखो केल्विन साइकिल ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे बाकी के वीडियोस देखो, फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन का जो वीडियो है उसको अच्छे से स्टडी करो एक बार, तभी आपको एक टॉपिक थोड़ा और आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि पहले लाइट रिएक्शन करेंगे, उसी के बाद हम डार्क रिएक्शन की तरफ बढ़ पाएंगे। एक बार मैं फटाफट समराइज कर दूं, अगर आपको, हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर लाइट को यूज करके एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन किया गया था। यहाँ पर एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन हुआ। अब इस एटीपी और NADPH को यूज करके हम लोग डार्क रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज का सिंथेसिस करेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन से। देखो अभी मैं आपको दो रिएक्शंस दिखा रहा हूं, आपको मुझे ये बताना है कि इन दोनों रिएक्शंस में से फोटोसिंथेसिस की एक्चुअल रिएक्शन कौन सी है। ये पहली रिएक्शन है और ये है सेकंड रिएक्शन। अब आप गौर से देखो इन दोनों को, टेक योर टाइम, और मुझे बताओ कि इन दोनों में से सही सही जो इक्वेशन है वो फोटोसिंथेसिस का कौन सा है। अगर मैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर जैसा हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, तो अगर मैं बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो दोनों ही इक्वेशंस सही है। बट बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इसमें से जो ऊपर वाला जो इक्वेशन है वो सही है, नीचे वाला इक्वेशन गलत है। क्यों गलत है उसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको। देखो अगर आप इस इक्वेशन को देखो, केमिकली देखोगे, अगर बैलेंस करोगे तो आपको इसमें कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी देखने को नहीं मिलेगी, इसमें कोई गड़बड़ देखने को नहीं मिलेगी। बट ये गलत क्यों है वो सुनिएगा। देखो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में हमने कहा था कि जब एक वाटर के मॉलिक्यूल का फोटोलाइसिस होगा तब जाकर एक नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल से एक नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाने हैं 6, अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाने हैं 6, तो आपको कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे? 12। 6 वाटर मॉलिक्यूल से आप 6 नेसेंट ऑक्सीजन बना सकते हो, लेकिन 6 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं बना सकते, यानी 6O बना सकते हो, 6O2 नहीं बना सकते। इसलिए ये इक्वेशन सरासर गलत है। जो सही इक्वेशन है वो ऊपर वाली है, क्योंकि उसमें 12 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और उससे बने टोटल 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। ऊपर वाला इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का सही इक्वेशन है। और ये एक क्वेश्चन है हमारे NCERT के अंदर कि वाई 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो उसका आंसर ये होगा। चलिए तो डिस्कार्ड कर देते हैं इस इक्वेशन को। अब हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन की। देखिए फोटोसिंथेसिस ये डार्क रिएक्शन का ही प्रोसेस है और इसमें हम लोग लाइट एनर्जी यूज करते हैं। लाइट रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी यूज़ की, अब उस एनर्जी को यूज़ करके हम लोग डार्क रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनिए जो मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की जितनी भी साइकिल्स है, चाहे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, C3 साइकिल या C4 साइकिल, उन सभी साइकिल्स को याद करने के लिए आपको किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। बिलीव मी, कोई ट्रिक हेल्प नहीं करेगी। हेल्प करेगी आपको आपकी बेसिक नॉलेज, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स, और उसके अलावा हल्का सा आपका दिमाग। अगर ये चीज़ें आप थोड़ा सा भी अप्लाई कर लो तो आपको किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाऊंगा पहले, जिससे केल्विन साइकिल आपके लिए बहुत आसान साइकिल बन के रह जाएगी। आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कौन से पॉइंट पे कौन सा क्वेश्चन आता है और उसको सॉल्व कैसे कर रहा है वो भी मैं आपको यहाँ पर सिखा दूंगा। देखिए सबसे पहले तो मेरे पास दो अलग अलग रिएक्शंस है। एक रिएक्शन जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है उसको मैं कहता हूँ फोटोसिंथेसिस, इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, फोटोसिंथेसिस। एक प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज टूट कर एनर्जी रिलीज करता है, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता है। यानी एज इट इज इस रिएक्शन को अगर मैं इन्वर्ट कर दूँ तो ये रिएक्शन किसकी बन जाएगी? रेस्पिरेशन की। और रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। इसके पीछे का अगर केमिस्ट्री जाने तो यहाँ पे देखिएगा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वाटर। ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज का जब फॉर्मेशन होगा तो बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होगा और एनर्जी स्टोर होकर रहेगी किस फॉर्म में? बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में। अब जब ये रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटेगा तब बॉन्ड्स टूटेंगे तो ये एनर्जी रिलीज होगी। यानी बेसिकली गेम किसका है? सारा बॉन्ड एनर्जी का, जो कि स्टोर्ड है ग्लूकोज की फॉर्म में। देखो लाइट रिएक्शन में हम लोगों ने कहा था कि वाटर का होता है
फोटोलाइसिस, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज होता है। यानी अगर मैं कंप्लीट फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करूं तो एक पार्ट है जिसमें वाटर फोटोलाइसिस करके क्या बना रहा है, ऑक्सीजन, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। अब इस प्रोसेस को आप अच्छे से देखो। इस प्रोसेस में H2O में से जो हाइड्रोजन है वो रिलीज हो चुका है, ठीक है, ऑक्सीजन भी निकल चुका है। तो दिस इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। H2O में से हाइड्रोजन निकला तो प्रोसेस कौन सा है, ऑक्सीडेशन। याद रखना केमिस्ट्री में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी लाइट रिएक्शन में वाटर का होता है ऑक्सीडेशन। तो ये एक पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज। अब इसमें देखो CO2 से क्या बना, C6H12O6। तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसमें क्या ऐड किया, हाइड्रोजन इसमें ऐड किया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, यानी कि डार्क रिएक्शन इज रिडक्शन और लाइट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। तो यानी कंप्लीट जो डार्क रिएक्शन अब हम स्टडी करेंगे उसमें बेसिकली जो प्रोसीजर हो रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बनेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। Can we say that calling the biosynthetic phase as the dark reaction is a misnomer? यानी ये कह रहा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ये जो हमने वर्ड यूज किया डार्क रिएक्शन, क्या ये मिसनोमर है? मिसनोमर मतलब होता है गलत नाम, एक ऐसा नाम जो सजेस्ट कुछ और करता है पर वो एक्चुअल में होता कुछ और है। अब डार्क रिएक्शन नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसी रिएक्शन जो डार्क में होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। याद रखिएगा, डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के बाद में होती है और ये डिपेंड नहीं करता कि वो लाइट है या डार्क है, वो किसी भी कंडीशन में पॉसिबल हो सकती है, पर होगी हमेशा लाइट रिएक्शन के बाद में। तो हाँ, बिल्कुल डार्क रिएक्शन एक गलत नाम है। अब चलते हैं, हम शुरुआत करेंगे डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज। देखिए, अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग प्लांट्स में ये जो बायोसिंथेटिक फेज है वो अलग अलग तरीके से होता है, जिसमें से सबसे पहला जो तरीका और जो सबसे यूनिवर्सल तरीका है वो है C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। ये साइंटिस्ट है मेल्विन केल्विन, जिन्होंने केल्विन साइकिल का पूरा स्टडी किया। केल्विन साइकिल के अलावा जो दूसरा ऑल्टरनेट है वो है C4 साइकिल या हेचेन-स्लेक पाथवे, डिस्कवर्ड बाय हेचेन-स्लेक, इसलिए ऐसा नाम है। और तीसरा नाम है कैम साइकिल, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेशन वो एंजियोस्पर्म की फैमिली है जिस फैमिली में कैम साइकिल मिलती है, इसलिए हम इसे कहते हैं कैम साइकिल। अब देखिए, यहाँ पर चाहे C4 साइकिल हो या कैम साइकिल हो, अल्टीमेटली दी ओनली पाथवे जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो है केल्विन साइकिल। यानी कि केल्विन साइकिल एक यूनिवर्सल साइकिल है। सभी प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो बेसिकली केल्विन साइकिल के ही थ्रू ही होगी। हाँ, हेचेन-स्लेक पाथवे और कैम साइकिल थोड़ा अलग पाथवे है, लेकिन उसमें भी अल्टीमेटली केल्विन साइकिल ही होगा। अब यहाँ पे देखो, केल्विन साइकिल का नाम रखा गया है C3 साइकिल। तो उसका कंसेप्ट ये है कि केल्विन साइकिल का जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा उसमें 3 कार्बन होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं C3 साइकिल। और हेचेन-स्लेक पाथवे में जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है उसमें 4 कार्बन होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं C4 साइकिल। और कैम क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्योंकि क्रेसुलेशन जो कि एक डाइकोट की फैमिली है उसमें ये पाया जाता है, इसलिए हम इसे कैम साइकिल कहते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली केल्विन साइकिल का ही अच्छे से स्टडी करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हेचेन-स्लेक पाथवे वगैरह डिस्कस करेंगे। बट देखिए, केल्विन साइकिल समझना बहुत ज़रूरी है। केल्विन साइकिल को समझे बिना आप हेचेन-स्लेक पाथवे या दूसरा कोई पाथवे स्टडी नहीं कर पाओगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखो, आज तो हमें सब कुछ पता है, हम सब कुछ डिस्कवर कर चुके हैं, तो बस हमें डायरेक्ट पढ़ना ही होता है। बट इन चीज़ों की डिस्कवरी हुई कैसे, उसके बारे में हम पहले बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सारा डिस्कशन किया हुआ है। तो देखिए, समझिए, केल्विन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले रेडियो एक्टिव कार्बन 14 यूज़ किया, ये ट्रेस आउट करने के लिए कि जब आगे धीरे धीरे केल्विन साइकिल बढ़ेगा तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो कैसा होगा। देखिए, सुनिए, ये प्रोसीजर में क्या करते हैं, केल्विन ने क्या किया था कि जो CO2 था वो CO2 में जो कार्बन यूज़ किया उसको C12 की जगह कौन सा कर लिया, C14। अब वो उस C14 को ट्रेस करते गए। जब C14 को ट्रेस करते गए तो अब जो नया मॉलिक्यूल बना C14 से, उस मॉलिक्यूल की स्टडी कर ली जो इस बात को प्रूव करता है कि ये C14 कहाँ से आया है, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जो पहला प्रोडक्ट होगा वो उसी का प्रोडक्ट रहता है। तो केल्विन ने कुछ इस तरह से इसकी स्टडी की थी और इस स्टडी के बाद केल्विन को ये पता चला कि ये जो पहला प्रोडक्ट है ये एक ऑर्गेनिक एसिड है जिसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब
अब दिमाग ये लगाया गया कि जो पहला प्रोडक्ट है उसमें 3 कार्बन है, CO2 में 1 कार्बन होता है, यानी CO2 एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ मिलने वाला है जो मिलकर एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएगा। CO2 में 1 कार्बन, अल्टीमेट रिजल्ट क्या है 3 कार्बन। तो मैथमेटिकली CO2 जिसके साथ बाइंड होगा उसमें कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन। यही सोचते हैं, एक CO2 का कार्बन, 2 इसके जो एक्सेप्टर है CO2 का उसके कार्बन, और 3 कार्बन का बना प्रोडक्ट। बट सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं हुआ। जब रिसर्च आगे बढ़ी तब ये जो पहला CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल था जिसके साथ CO2 बाइंड हुआ वो एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल था। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का 1 कार्बन, 5 कार्बन इसके, और बने प्रोडक्ट 3 कार्बन का। तो ये कैसे हुआ ये हम लोग अभी थोड़ी देर में यहाँ पर समझेंगे। ये सारी चीज़ें NCERT में एक्सप्लेन कर रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका भी डिस्कशन किया है। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि केल्विन साइकिल में जो सबसे पहले CO2 के साथ रिएक्शन करेगा वो एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा, और जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा वो एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा। अब केल्विन साइकिल शुरू होने से पहले मैं आपको थोड़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ ताकि आपके लिए केल्विन साइकिल बहुत आसान हो जाए। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें ऑलरेडी पता होगी। ठीक है, देखो शुरुआत करता हूँ मैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तब बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है एसिड। ध्यान रखिएगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड। इसी का ऑपोजिट जब एसिड का होगा रिडक्शन तो बनेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का होगा रिडक्शन तो बनेगा एल्कोहल। एग्जाम्पल लेता हूँ, और एग्जाम्पल भी मैं अपने फायदे वाला लूँगा जो हम लोग केल्विन साइकिल में या ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ करेंगे। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ हल्के से कंसेप्ट सीख लो, आपके लिए केल्विन साइकिल बहुत आसान हो जाएगा। एक एल्कोहल होता है ग्लिसरॉल, जिसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ग्लिसरॉल एक ऐसा एल्कोहल 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल, और तीनों कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, OH, OH और OH। उस एल्कोहल को हम कहते हैं ग्लिसरॉल। ठीक है, अब ग्लिसरॉल का जब मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो क्या बनेगा एल्डिहाइड, और ग्लिसरॉल के एल्डिहाइड को हम कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरॉल आपको पता ही होगा, जिसके पीछे ऑल लगता है वो एल्कोहल होता है, तो ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल का एल्डिहाइड इज ग्लिसरल्डिहाइड। हमने क्या किया बेसिकली, यहाँ पर केवल एक कार्बन पे जो OH था उसकी जगह पे CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। तो बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ऑक्सीजन ऐड किया है हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड करके, इसलिए ये प्रोसेस कैसा है ऑक्सीडेशन, इसलिए ग्लिसरल्डिहाइड बन गया। अब इस ग्लिसरल्डिहाइड का जब मैं फर्दर ऑक्सीडेशन करूँगा तो क्या बनेगा एक एसिड जिसका नाम होगा ग्लिसरिक एसिड। अब ये सभी चीज़ें अपने को यहाँ पर काम आएगी। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया कि ग्लिसरिक एसिड में COOH ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड में CHO ग्रुप प्रेजेंट है, और एल्कोहल में OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो यस, ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और ऑक्सीडेशन से ग्लिसरिक एसिड। बस अब मैं शुरुआत करता हूँ केल्विन साइकिल की। ध्यान से सुनिएगा मेरे साथ में, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ रटना नहीं पड़ेगा, चीज़ों को समझते रहो। जो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। शुरुआत करता हूँ मैं कहानी से है। सबसे पहले मेरे पास में एक है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को मैं बाइंड करूंगा एक ऐसे मॉलिक्यूल से जिसके पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू इस एटमॉस्फेयर से लीफ के अंदर एंटर करेगी। इन जो ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है उसका नाम है RUBP, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ध्यान से सुनिएगा, केवल नाम याद करने से कुछ नहीं होगा, उस नाम के पीछे का अगर आप केमिस्ट्री समझ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए चीज़। ध्यान से सुनिए, क्या नाम है इसका, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। सबसे पहले आ रहा है राइबोलोज। राइबोलोज अगर आपको पता हो तो OSE जिसके पीछे लगता है वो एक शुगर होती है। OSE जिसके पीछे लगता है वो क्या होती है, एक शुगर। पेंटोज, हेक्सोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब शुगर्स के नाम है। तो राइबोलोज भी क्या है, बेसिकली एक शुगर है। राइबोलोज का नाम मिलता जुलता किससे, राइबोज से। राइबोज आपको याद होगा DNA और RNA के अंदर जो प्रेजेंट शुगर होती है उसको हम कहते हैं राइबोज शुगर, और हमें अच्छे से याद हो गई है ये चीज़ कि राइबोज शुगर एक पेंटोज शुगर है। तो राइबोलोज, राइबोज दोनों मिलते जुलते नाम है। राइबोलोज भी कैसी है, एक शुगर है, पेंटोज शुगर। इसमें इसलिए इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन। उसके अलावा इसके नाम में आया है बिस फॉस्फेट। बिस का मतलब हो गया 2, यानी इस राइबोलोज के 2 कार्बन, और उन कार्बन का लोकेशन भी इस नाम में छुपा है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप अगर इन नाम को समझकर
अगर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए केल्विन साइकिल बहुत आसान हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। राइबुलोज शुगर के पहले और 5वें कार्बन पे जब हमने 2 फॉस्फेट लगा दिए तो क्या बन गया, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। और ये पेंटोज शुगर है जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है। तो इन दोनों ने आपस में क्या किया, रिएक्ट, और रिएक्ट करने से बना एक एसिड, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड जिसमें 3 कार्बन है जैसा केल्विन ने डिस्क्राइब किया था। और उस एसिड का नाम है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था ग्लिसरिक एसिड, यानी कि ग्लिसरॉल के ऑक्सीडेशन से ग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लिसरॉल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से ग्लिसरिक एसिड। तो कितने कार्बन होंगे ग्लिसरिक एसिड में, 3 कार्बन, और उसके तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। रटने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है ग्लिसरिक एसिड के बारे में, तो उसमें हमें याद है कि उसमें 3 कार्बन होते हैं। अब जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। मैं रूबिस्को पे और ज़्यादा बाद में डिटेल में लूँगा, फिलहाल आप बस नाम याद रखिए, रूबिस्को इस एंजाइम का नाम है। अब यहाँ पे सुनिएगा, 5 कार्बन इसके, 1 कार्बन CO2 का, 5 कार्बन इसके, यानी आइडियली PGA में कितने कार्बन होने चाहिए थे, 6 कार्बन होने चाहिए थे, पर हैं कितने, 3 कार्बन। तो पहला डाउट तो ये कि बाकी के 3 कार्बन कहाँ गए। दूसरा डाउट सुनना, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, कितने फॉस्फेट ग्रुप है इसमें, 2, जबकि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कितने फॉस्फेट है, 1। नाम में समझ में आ रहा है, केवल तीसरे कार्बन पे 1 फॉस्फेट, इसमें पहले और 5वें कार्बन पे 2 फॉस्फेट, यानी कि 1 फॉस्फेट कहाँ गया। यहाँ पे कमी किसकी हो गई, 3 कार्बन गायब है और 1 फॉस्फेट गायब है। तो उसका जस्टिफिकेशन ये है कि जो PGA मॉलिक्यूल है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो टोटल 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यानी 1 PGA में 3 कार्बन, तो 2 PGA में 3 + 3 6 कार्बन हो गए। 1 PGA में 1 फॉस्फेट, तो 2 PGA में 2 फॉस्फेट। केमिकल इक्वेशन कैसी हो गई, बैलेंस। तो ध्यान रखिएगा PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे जब रिएक्शन होगा CO2 का RuBP के साथ में। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ता हूं मैं। अब देखो, ये जो सबसे पहला स्टेप हुआ है केल्विन साइकिल का, इस स्टेप में केवल और केवल RuBP के साथ में क्या जुड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और केमिस्ट्री में एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, इसलिए सबसे पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। अब हम सेकंड स्टेप में बढ़ते हैं केल्विन साइकिल में। देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फर्क क्या है PGA और DPGA में, फर्क केवल इतना है कि दोनों ही ग्लिसरिक एसिड है, लेकिन 3 PGA में तीसरे कार्बन पे 1 फॉस्फेट है, जबकि 1,3-DPGA में पहले और तीसरे कार्बन पे यानी कि 2-2 फॉस्फेट यहाँ पर अटैच्ड है। अगर PGA में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में पहले कार्बन पे एक और फॉस्फेट जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, 1,3-DPGA। नामों सब कुछ नाम में अंडरस्टूड है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको रटना पड़ेगा, सब कुछ नाम में अंडरस्टूड है यहाँ पर। तो सिंपल सा एक रिएक्शन है जिसमें एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मॉलिक्यूल पे मैं एक फॉस्फेट और ऐड कर रहा हूं। अब ये फॉस्फेट आएगा कहां से, अब ये फॉस्फेट आएगा कहां से, तो ये फॉस्फेट आएगा ATP के थ्रू, यानी एक ATP का ब्रेकडाउन होगा और एक बनेगा ADP, और ADP से रिलीज होगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाकर बाइंड हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के साथ में, और क्या बन जाएगा, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नीट में जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे ग्लाइकोलाइसिस हो या केल्विन साइकिल, उसमें वो डायरेक्टली ये पूछते हैं कि इनमें से कौन से स्टेप पे ATP यूज हो रहा है या कौन से स्टेप पर ATP कंज्यूम हो रहा है। तो आपको बस ये देखना है कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के अंदर क्या फॉस्फेट का एडिशन या रिमूवल हुआ है क्या। तो यहाँ पर देखो सबस्ट्रेट यानी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर फॉस्फेट ऐड हुआ है, तो ये फॉस्फेट कहाँ से आएगा, ये फॉस्फेट आएगा ATP के थ्रू। सेम जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तभी मैं आपको, आप गौर से देखना, जहाँ जहाँ पर ATP यूज़ होगा ग्लाइकोलाइसिस में वहाँ पे सबस्ट्रेट पर जो है एक फॉस्फेट का या तो रिमूवल होगा या एडिशन होगा। तो उस चीज़ को आप अगर समझें तो आपको कोई रिएक्शन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा आप सबस्ट्रेट देखो, प्रोडक्ट देखो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जैसा हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब व्हाट नेक्स्ट रिएक्शन में डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक एसिड है जो कन्वर्ट हो गई PGAL। PGAL का फुल फॉर्म क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो नाम से मुझे बता रहा है ये कि ये ग्लिसरल्डिहाइड है, यानी कि ग्लिसरिक एसिड का एल्डिहाइड। यानी आपने एक एसिड को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एल्डिहाइड में, यानी प्रोसेस क्या है, रिडक्शन। वापस सुनिएगा,
फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है, ग्लिसरिक एसिड एक एसिड है। तो जो स्टेप हुआ वो स्टेप कैसा है, एक रिडक्शन का स्टेप है। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड इज अ ट्राइओज फॉस्फेट। बहुत सिंपल है। देखो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड नाम ग्लिसरॉल्डिहाइड, हमें अच्छे से पता है ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, कितने कार्बन है उसमें, 3 कार्बन है, इसलिए मैंने क्या बोला इसको ट्राइओज। ट्राइओज किसको कहते हैं, एक ऐसी शुगर जिसमें 3 कार्बन है, तो ट्राइओज फॉस्फेट मतलब एक ऐसा ट्राइओज जिसमें एक फॉस्फेट ऐड है। तो यस PgAl इज अ ट्राइओज फॉस्फेट। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जब मैं डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में ऐड करूंगा हाइड्रोजन तब क्या बनेगा PgAl। अब यह हाइड्रोजन आएगा कहाँ से, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्या, NADPH। अब NADPH जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या रिलीज करेगा, H2। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही है आपको धीरे धीरे। NADPH का ब्रेकडाउन से बनेगा NADP प्लस और H2, और ये H2 जाकर जुड़ जाएगा किसके साथ में, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो बस जब भी आपसे पूछे कि कौन से स्टेप पे NADPH यूज हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है, तो आप देख लीजिएगा, आप देख लेना ग्लाइकोलाइसिस और केल्विन साइकिल में भी जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा वहाँ पर NADPH का यूज होगा। देखिए हमारा ग्लाइकोलाइसिस का वीडियो, उसमें भी ये चीज़ें इसी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है कि कब NADPH यूज होगा और कब NADPH का फॉर्मेशन होगा। अब बिकॉज यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन ऐड होगा। हाइड्रोजन ऐड होगा तो हाइड्रोजन लाएंगे कहाँ से, तो हाइड्रोजन का सोर्स है हमारे पास NADPH। नाउ दिस एंटायर स्टेप, अब जो मेरे पास ट्राइओज फॉस्फेट है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, अगर आपको हल्का सा भी ग्लाइकोलाइसिस याद हो तो आपने PgAl ग्लाइकोलाइसिस में भी पढ़ा है। ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन चालू होता है तो ग्लूकोज 4th या 5th स्टेप के बाद में क्या बनाता है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। यानी जब ग्लूकोज कन्वर्ट होकर फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना सकता है तो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी वापस ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्सल करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकता है। तो कुछ इसी तरह से PgAl भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेता है। मैं इसी वीडियो में कंपेयर करूंगा केल्विन साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस को, तब आपको वो चीज़ और क्लियर हो जाएगी। अब देखो इस पूरे स्टेप में हम लोगों ने क्या किया है, रिडक्शन। तो जो सेकेंड स्टेप है केल्विन साइकिल का, दैट इज रिडक्शन। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड RuBp के साथ में बाइंड होता है पहले स्टेप में और बना देता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इस तरह से RuBp तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। इसके लिए केल्विन साइकिल में ज़रूरी है कि RuBp को क्या किया जाए, रीजनरेट। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, कितने फॉस्फेट है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, तीसरे कार्बन पे, यानी कि केवल एक फॉस्फेट। RuBp में कितने फॉस्फेट थे, 1 और 5, यानी कि टोटल 2 फॉस्फेट। तो PgAl में 1 फॉस्फेट, RuBp में 2 फॉस्फेट, यानी कि PgAl में 1 फॉस्फेट जोड़ा गया। अब ये फॉस्फेट आएगा कहाँ से, तो अगेन मेरा आंसर है कि फॉस्फेट आएगा ATP से। तो ATP से ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आकर जब इससे जुड़ेगा तब यहाँ पे बन जाएगा RuBp। तो चीज़ों को मुझे नहीं लगता आपको रटने की ज़रूरत है, बस आप समझते रहो कहाँ फॉस्फेट ऐड करना है और कहाँ पे रिडक्शन करना है, उस हिसाब से आप ATP और NADPH यूज़ करते रहो। ज़िंदगी में कभी रटना नहीं पड़ेगा। और ये तीसरा स्टेप हो गया केल्विन साइकिल का, जिसे हम कहते हैं रीजनरेशन। क्यों, क्योंकि इसमें हम RuBp को रीजनरेट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली केल्विन साइकिल को 3 स्टेप में तोड़ा गया है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। आई होप चीज़ें क्लियर है आपके लिए। अब देखो मैं कंपेयर करूंगा इसको किसके साथ में, ग्लाइकोलाइसिस के साथ में। ये ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन है। ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन में सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ट्राइओज फॉस्फेट की। देखा ये ट्राइओज फॉस्फेट, कुछ इसी तरह से ट्राइओज फॉस्फेट यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और ये वही है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और यहाँ लिखा है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ये दोनों एक ही चीज़ है। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को ही हम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहते हैं। एग्जैक्ट नाम बताऊँ तो 3PgAl, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, तो दोनों सेम चीज़ें। अब यहाँ पे देखो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बना, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से ये बना। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं केल्विन साइकिल को पीछे की तरफ ले जाऊँ, यहाँ पे ले जाऊँ, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे भी क्या बना, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दोनों एक ही चीज़ है, नाम लिखने का तरीका अलग अलग है। यहाँ मैंने लिखा डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जबकि यहाँ पे बिसफॉस्फो। तो बात एक ही है, बिसफॉस्फो मतलब 2 फॉस्फेट, डाइफॉस्फो मतलब 2 फॉस्फेट। तो केल्विन साइकिल इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पर देख लो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये एल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ये ग्लिसरिक एसिड, ये क्या है, एसिड, यानी कि एल्डिहाइड से बना एसिड, यानी कि क्या होगा,
ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से क्या निकल गया, माइनस हाइड्रोजन। और जब ये हाइड्रोजन निकल गया तो इस हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, NAD+, और क्या बन जाएगा, NADH। समझ में आ रही चीज। नीट में यही क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोलाइसिस के कौन से स्टेप पे NADH का फॉर्मेशन होता है, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि वो स्टेप जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा केवल वहीं पर हाइड्रोजन रिलीज होगा और वो हाइड्रोजन ही NAD+ एक्सेप्ट करेगा, और वो एक ही स्टेप है जब ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉर्म करता है ग्लिसरिक एसिड। आगे बढ़ो, ग्लिसरिक एसिड आगे चल के क्या बना रहा है, 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। अगर पीछे की तरफ चल जाए तो वापस क्या बन गया, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो मुझे नहीं लगता कि ग्लाइकोलाइसिस और केल्विन साइकिल को अलग से रटने की जरूरत है। मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि रिडक्शन स्टेप जो है केल्विन साइकिल का वो एग्जैक्ट ग्लाइकोलाइटिक का रिवर्सल है, यानी ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्सल होता है वो। चलिए फिर हम लोग कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली बात, केल्विन साइकिल सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में देखने को मिलेगी, चाहे C4 प्लांट हो, कैम प्लांट हो, सबके अंदर केल्विन साइकिल तो होता ही होता है। 3 स्टेप है बेसिकली। सबसे पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। अब यहाँ पे एक बार वर्ड पे गौर करूंगा, फिक्सेशन पे। CO2 फिक्सेशन का क्या मतलब होता है, देखो फिक्सेशन का मतलब होता है जब हम एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट किसी गैस को कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स में किसी और फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं CO फिक्सेशन। CO2 फिक्सेशन में हम लोग क्या करें, CO2 को फिक्स करें कार्बोहाइड्रेट्स में। इसी तरह आपने नाम सुना होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें आप नाइट्रोजन को फिक्स करते हो नाइट्रेट्स के अंदर, इसलिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। जो 3 स्टेप है उसमें जो सबसे क्रूशियल स्टेप है केल्विन साइकिल का वो है कार्बोक्सिलेशन। अब ऐसा क्यों है, इस पॉइंट पे मैं वापस थोड़ी देर में आऊँगा। इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ किया हमने, रुबिस्को, और रुबिस्को का फुल फॉर्म होता है RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। हमें अच्छे से पता है किसी भी एंजाइम का नाम कुछ ऐसा रखा जाता है कि सबसे पहले उसका जिस सबस्ट्रेट पे वो काम करेगा उस सबस्ट्रेट का नाम और उसके आगे उसका फंक्शन क्या है। तो रुबिस्को का सबस्ट्रेट कौन है, RUBP, फंक्शन है इसका कार्बोक्सिलेशन, जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया। उसके अलावा ऑक्सीजनेशन, यानी ये रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन भी करेगा और ऑक्सीजनेशन भी करता है। कैसे करता है मैं देखूंगा थोड़ी देर में। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नीट में क्वेश्चन भी आ रखा है कि सबसे ज्यादा अर्थ पे पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो है रुबिस्को। हमें पता है एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, RUBP सबस्ट्रेट, एंजाइम रुबिस्को। जब रुबिस्को का सबस्ट्रेट कौन है, RUBP, अब ये कार्बोक्सिलेशन भी करेगा और ऑक्सीजनेशन भी करेगा, यानी जब ये RUBP के साथ CO2 जोड़ेगा तो कार्बोक्सिलेशन और जो प्रोसेस होगा वो है केल्विन साइकिल। बट रुबिस्को RUBP के साथ ऑक्सीजन भी जोड़ सकता है और इस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटो रेस्पिरेशन। तो रुबिस्को आप देख रहे हो ऑक्सीजनेशन भी कर रहा है और कार्बोक्सिलेशन भी कर रहा है, इसलिए इसका ऐसा नाम रखा गया है। अब सबस्ट्रेट सेम है, एंजाइम सेम है, डिफरेंस किसका है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो क्लियर सी बात है, बिकॉज रुबिस्को की सेम साइट, आपने अगर एंजाइम पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि एंजाइम के ऊपर एक एक्टिव साइट होती है, तो रुबिस्को एंजाइम की सेम साइट पे ऑक्सीजन भी बाइंड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड होता है। अब इन दोनों में से कौन बाइंड करेगा वो डिपेंड करेगा इनकी रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन पे। क्लियर सी बात है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो RUBP के साथ में बाइंड कर जाएगा। ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो फोटो रेस्पिरेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो केल्विन साइकिल होगा। इसलिए हमने कहा था कि कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। अगर इस कार्बोक्सिलेशन वाले प्रोसेस में हल्की सी भी गड़बड़ हो जाए और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो केल्विन साइकिल की जगह पे क्या होने लगेगा, फोटो रेस्पिरेशन, जो कि प्लांट्स के लिए एक बहुत वेस्टफुल प्रोसेस होता है, अननेसेसरी एनर्जी कंज्यूम करता है और प्लस इसका कोई बेनिफिट प्रोडक्ट नहीं होता। इसलिए ये बहुत क्रूशियल स्टेप है। अब रुबिस्को की अगर एफिनिटी की बात करूँ, एफिनिटी मीन्स चाहत की बात करूँ, तो इसकी चाहत कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। लेकिन ये एफिनिटी तो तब काम आएगी जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो। देखो पहली बात तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा रुबिस्को उसके साथ में बाइंड करवा देगा, लेकिन अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली सेम है तो रुबिस्को पहले CO2 के साथ बाइंड करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए ज़्यादा एफिनिटी रखता है। नेक्स्ट स्टेप रिडक्शन की तरफ चलते हैं। रिडक्शन में जैसा हमने देखा था, अब यहाँ पे जो अपना मेन टॉपिक जो काम बच गया वो ये देखने का बच गया कि कितने ATP का यूज़ होगा और कितने NADPH का यूज़ होगा। ध्यान से सुना जो समझा रहा हूँ मैं आपको। रिडक्शन में सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया, फॉस्फोराइलेशन। बिल्कुल फॉस्फोराइलेशन किया आपने। कहाँ पे किया फॉस्फोराइलेशन, ये देख ही रहे हो यहाँ पे PGA में एक फॉस्फेट ऐड कर दिया तो क्या बन गया DPGA। व्हाट इज दिस, दिस इज फॉस्फोराइलेशन। अब इस फॉस्फोराइलेशन में 2 ATP के मॉलिक्यूल आपने यूज़ किए। 2 कहाँ यूज़ किए, ध्यान से सुनेगा, एक PGA का
एक पीजीए एक एटीपी यूज करके क्या बना रहा है, डीपीजीए, लेकिन एक केल्विन साइकिल में कितने पीजीए बनेंगे, 2। तो एटीपी भी कितने यूज होंगे, 2, डीपीजीए भी कितने बनेंगे, 2। इसलिए मैंने कहा कि एक केल्विन साइकिल जब एक बार रन करता है तो फॉस्फोराइलेशन वाले स्टेप में 2 पीजीए मॉलिक्यूल 2 एटीपी का यूज करेंगे। जो सेकंड स्टेप है रिडक्शन, सिमिलरली उसमें भी 2 NADPH के मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं क्योंकि 2 DPGA 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए एक केल्विन साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फिक्स होगा और रिडक्शन वाले स्टेप में 2 ATP मॉलिक्यूल यूज होंगे और 2 NADPH के मॉलिक्यूल यूज होंगे। तीसरा स्टेप है जो मेरा रीजनरेशन। रीजनरेशन में हमें क्लियर दिख रहा है कि वापस फॉस्फोराइलेशन हुआ है, इसलिए एक एटीपी का मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज हो गया। ध्यान रखो जहाँ जहाँ पे भी आप सबस्ट्रेट में फॉस्फेट ऐड करोगे वहाँ पे आपको फॉस्फेट कहाँ से लेना पड़ेगा, एटीपी से लेना पड़ेगा, इसलिए वहाँ इसको याद करना आसान हो जाता है। और रीजनरेशन प्रोसेस क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने रीजनरेशन नहीं किया तो ये साइकिल नेक्स्ट में मूव नहीं करेगी, RUBP नहीं बनेगा तो वापस CO2 के साथ बाइंड करेगा कौन। चलिए फिर यहाँ पर हम लोग टैली देख लेते हैं, नंबर ऑफ एटीपी कितने यूज होते हैं वगैरह। देखो एक केल्विन साइकिल, ध्यान से सुनना, एक केल्विन साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फिक्स होता है और एटीपी कितने कंज्यूम होते हैं, 3 एटीपी। 3 कैसे यूज हुए केल्विन साइकिल में, 2 हमने अभी देखा रिडक्शन वाले प्रोसेस में और एक रीजनरेशन वाले प्रोसेस में, और 2 NADPH यूज हुए कब, जब एक CO2 मॉलिक्यूल फिक्स हुआ और एक केल्विन साइकिल चला। अब देखो यहाँ पर जो हमने हमारे पिछले वीडियो में एक जगह डिस्कस किया था कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में कैसे डिसाइड होता है कि कौन कब ऑपरेट होगा। अब देखो यहाँ पर समझो कि डिफरेंस आ रहा है NADPH और ATP में कि एक केल्विन साइकिल के लिए 3 ATP चाहिए और 2 NADPH मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। अब आप समझो कि हम प्लांट के पास में ऑलरेडी 2 NADPH मॉलिक्यूल है और 2 ATP मॉलिक्यूल है, यानी उसको केवल एक ATP मॉलिक्यूल की तलाश है। तब इस केस में वो क्या करेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल और केवल क्या बनता है, ATP NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता। अब जो प्लांट को केवल एक ATP की ही रिक्वायरमेंट है तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इतना लंबा करके और अननेसेसरी एक NADPH बनाकर कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए हमने उस वक्त कहा था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तब भी होता है जब केवल ATP की ज़रूरत होती है। तो ये जो इन दोनों के नंबर में डिफरेंस आ रहा है यही डिसाइड करेगा कि कब साइक्लिक होता है और कब नॉन साइक्लिक होता है। अब देखो ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है, 6। एक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, एक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन तब एक केल्विन साइकिल चलती है। ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन, यानी अगर आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो आपको कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप 6 CO2 को फिक्स करोगे तब एक ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन है उसका फॉर्मेशन होगा। यानी एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कम से कम 6 बार केल्विन साइकिल को चलाना पड़ेगा। अब जब केल्विन साइकिल कितनी बार चलेगी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, 6 बार। यानी कि अब अगर आपसे पूछा जाए कि हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करना है तो हमें कितने ATP की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो आपको कम से कम 6 मॉलिक्यूल CO2 के फिक्स करने पड़ेंगे, यानी 6 केल्विन साइकिल चलाना पड़ेगा। ATP की बात करूँ तो ATP में देखो एक केल्विन साइकिल में 3 ATP यूज़ होते हैं। अब मुझे 6 बार चलानी है तो कितने ATP यूज़ हो गए, 18। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही है। यहाँ पे ध्यान से सुनो, एक केल्विन साइकिल में 3 ATP यूज़ होते हैं और हमें कितनी बार चलानी है, 6 टाइम्स, तो 3 × 6 18। इसी तरह से कितने NADPH हो जाएंगे, तो एक में 2 होते हैं, 6 बार चलाओगे तो 12, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए आपको 18 ATP और 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH यूज़ करने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट चलता है फेट ऑफ ग्लूकोज पे। लास्ट स्लाइड है हमारा। फेट ऑफ ग्लूकोज का मतलब है कि आखिरकार जो ग्लूकोज बना है केल्विन साइकिल में उस ग्लूकोज का होगा क्या। तो इस ग्लूकोज का अलग अलग मल्टीपल यूजेस होते हैं। सबसे पहला यूज ये है कि हम इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देंगे सुक्रोज में। व्हाट इज सुक्रोज? सुक्रोज एक डाइमर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। इस ग्लूकोज के साथ में रिएक्ट करवा दो फ्रक्टोज को और बना दो सुक्रोज को। और सुक्रोज के बारे में जो सबसे खास बात आपको ध्यान रखनी है कि इसी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट होता है। ग्लूकोज बना लीफ के अंदर और इस ग्लूकोज को अब हमें अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में लेकर जाना है, तो वो ग्लूकोज दूसरे प्लांट पार्ट्स में ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं जाकर सुक्रोज की फॉर्म में जाता है। अब आज के इस वीडियो का सवाल आपसे यही है कि वाई सुक्रोज ओनली,
क्यों ग्लूकोज की फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट नहीं होता, उसको क्यों सुक्रोज में कन्वर्ट करके उसको सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो आप ज़रूर इसका आंसर ढूंढिए, आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस बेस पे इसका जो आंसर मिलेगा, इस आंसर से आपको और भी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके दिमाग में। तो क्यूरियोसिटी रखो, आंसर्स ढूंढो और अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट अगर मैं फैट की बात करूं तो ग्लूकोज को आप स्टार्च में कन्वर्ट कर सकते हो। तो व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन कर दो और स्टार्च का फॉर्मेशन कर दो। स्टार्च का कहाँ यूज करोगे? तो जो फूड स्टोरेज होगा प्लांट्स में वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। कार्ब्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स का स्टोरेज फॉर्म है प्लांट्स में वो स्टार्च है, और एनिमल्स में ग्लाइकोजन। तो बस ग्लूकोज स्टोर करना है तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं ताकि फ्यूचर में यूज़ किया जा सके। इसके अलावा ग्लूकोज का एक और पॉलीमराइजेशन करके हम लोग सेल्यूलोज बना लेते हैं, और सेल्यूलोज हमें पता है प्लांट सेल वॉल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। उसके अलावा ग्लूकोज को हम लोग फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं और बनाते हैं प्लांट ऑयल्स। तो जितने भी प्लांट ऑयल्स आपने सुने हैं वो बेसिकली ग्लूकोज से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के कन्वर्जन से बन सकते हैं। और ग्लूकोज उसके अलावा अमीनो एसिड्स में भी कन्वर्ट होकर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर सकता है। ध्यान रखिएगा ये जो 3 बायोमोलिक्यूल्स है हमारे पास में, प्रोटीन्स, फैट्स और ग्लूकोज, इन तीनों का आपस में कन्वर्जन पॉसिबल होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। देखिए कंसेप्ट पे फोकस करते रहिए, चीज़ों को जितना ज़्यादा रटोगे चीज़ें दिमाग से उतनी ज़्यादा आउट होती रहेंगी। समझ के बैठो चीज़ों को, आप कभी भी किसी टॉपिक में नहीं अटकने वाले। नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये क्वेश्चंस पूछते हैं बेसिकली कि कौन से स्टेप पे एटीपी फॉर्मेशन होगा, किस पे एटीपी यूज़ होगा, किस पे एनएडीपीएच यूज़ होता है, एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। तो दिमाग में जो मैंने अभी आपको सिखाया उसी पे कंसेप्ट पे फोकस करते रहो, कहीं पे नहीं अटकने वाले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।